हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ऊंट की प्रमुख नस्लें, यानी कौन कौन सी नस्लें हैं, ऊंट कितने प्रकार के पाए जाते हैं, भारत में कौन कौन सी ऊंट की प्रजातियां पाई जाती हैं। आज अपन उन सभी ऊंट की प्रजातियों के बारे में अपन कंप्लीट अध्ययन करते हैं। ऊंट की जाति कौन सी यानी जाति के द्वारा पाला जाता है, उन सभी के बारे में आज अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखिए ऊंट की प्रमुख नस्लों, ऊंट की प्रमुख नस्लों में से पहले अपन देखते हैं ऊंट के प्रकार, यानी कितने प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ऊंट की नस्लों के दो प्रकार पाए जाते हैं। पहला प्रकार पाया जाता है एक कुपड़ वाला ऊंट, एक कुपड़ वाला ऊंट, और दूसरा पाया जाता है दो कुपड़ वाले ऊंट। देखिए एक कुपड़ वाला ऊंट और दूसरा कौन सा प्रकार है? दो कुपड़ वाले, यानी दो हम्प उपस्थित होते हैं इनमें और इनमें एक हम्प उपस्थित होता है। तो देखिए ये पाए कहां पर जाते हैं? ये दोनों ही कहां पर पाए जाते हैं? ये तो कहां पर पाए जाते हैं? भारत के अंतर्गत, और ये कहां पर पाए जाते हैं? लद्दाख में। मलेशिया में। कहां पर पाए जाते हैं? दो कुपड़ वाले ऊंट लद्दाख मलेशिया में पाए जाते हैं, और एक कुपड़ वाले ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। अब देखिए इनका जूलॉजिकल नाम क्या है, यानी ऊंट का जूलॉजिकल नाम। तो जूलॉजिकल नाम देखिए, जूलॉजिकल नाम एक हम्प वाले ऊंट का देखिए कैमेलस ड्रोमेडेरियन, यानी एक हम्प वाले या एक कुपड़ वाले ऊंट का जूलॉजिकल नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियन। जबकि दो कुपड़ वाले ऊंट का नाम क्या है? कैमेलस बैक्टीरियन। यानी दो कुपड़ वाले ऊंट का क्या नाम है? कैमेलस बैक्टीरियनस। यानी इन दोनों के यानी प्रकार कितने होते हैं? ऊंट के दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं एक कुपड़ वाले और दूसरे दो कुपड़ वाले। पाए स्थान के आधार पर, यानी ये भारत में पाए जाते हैं, ये लद्दाख में पाए जाते हैं और मलेशिया में पाए जाते हैं। इनका जूलॉजिकल नाम देखिए, एक कुपड़ वाले का जूलॉजिकल नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियन और कैमेलस बैक्टीरियनस। किसका? दो कुपड़ वाले। अब देखिए ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कई बार पूछा जाता है गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 74 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 74। और अगर ऊंट का कुल देखें तो कुल कौन सा होता है? कुल देखें तो कुल कौन सा होता है? कैमिलिडी। यानी ऊंट का कुल पूछे आपसे तो ऊंट का कुल कौन सा होता है? कैमिलिडी। आगे देखिए पालने वाली कौन सी जाति होती है? ऊंट पालने वाली जाति। ऊंट पालने वाली जाति कौन सी होती है? यानी ऊंट को पालने का श्रेय किसको जाता है? राइका जाति को। यानी कौन सी होती है? राइका जाति के द्वारा क्या किया जाता है? ऊंट का पालना किया जाता है। आगे देखिए ऊंट को किसने, यानी भारत में किसने लाया था? सबसे पहले, यानी ऊंट को लेकर आया था महमूद गजनवी से लेकर आया था। कौन लेकर आया था? बाबू जी। देखिए विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत का ऊंटों में स्थान। विश्व में पूछे तो भारत का पूछे विश्व में तो कितना है? 10वां। 10वें स्थान पर क्या है? भारत ऊंटों में। अब अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा
भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा की बात करें तो कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? भारत में सबसे ज्यादा ऊंट है। अगर राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा कहां पर है? जैसलमेर में। यानी राजस्थान में आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और सबसे कम पूछे, सबसे कम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में क्या है? सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, यानी भारत में कुल कितने ऊंट पाए जाते हैं? भारत में कुल ऊंटों की संख्या, कुल ऊंटों की संख्या पूछे तो कितनी है? 2.5 लाख। अगर राजस्थान में पूछे, राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या पूछे तो कितनी है? 2.13 लाख। 2.13 लाख। यानी राजस्थान में कितनी है? भारत में तो कितनी है? 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख के आसपास है। जबकि राजस्थान में कितने हैं? भारत 2.13 लाख राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? भारत में। तो भारत में कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में आपसे पूछे तो राजस्थान में कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे कम कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले में। आगे देखिए, एक आता है गिरबान। यानी ये भी किसके संदर्भ में है? ऊंट के संदर्भ में। यानी गिरबान क्या होता है? जो ऊंट होता है ना, ऊंट की नाक में जो लकड़ी का आभूषण होता है उसको क्या बोलते हैं? गिरबान। ऊंट के नाक में लकड़ी का आभूषण, यानी गिरबान क्या होता है? ऊंट के नाक में लकड़ी का जो आभूषण होता है वो क्या कहलाता है? गिरबान। एक आता है गोरबन। ऊंट का श्रृंगार गीत। ऊंट का श्रृंगार गीत। आपसे ऊंट का श्रृंगार गीत पूछे तो ऊंट का श्रृंगार गीत कौन सा है? गोरबंद है। गिरबान क्या है? ऊंट के नाक की लकड़ी का आभूषण क्या कहलाता है? गिरबान कहलाता है। जबकि गोरबंद क्या है? ऊंट के साथ यानी श्रृंगार के साथ गाया जाने वाला गीत, यानी श्रृंगार गीत क्या है? गोरबंद। राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या पूछे तो 2.13 लाख। अब आगे चलते हैं अपन राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख ऊंटों की नस्लें या भारत में पाए जाने वाली प्रमुख ऊंटों की नस्लें। अपन ट्रिक के आधार पर अपन सभी नस्लों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। नस्लों की ट्रिक में देखें, यानी जैसे गोभी के फूल, आली क्यारी में नाचे। यानी इस ट्रिक में क्या है? सभी ऊंट की नस्लें छुपी हुई हैं। यानी ट्रिक क्या है? जैसे गोभी के फूल की आलू की क्यारी आली क्यारी में नाचे। जैसे का मतलब जैसलमेरी। गो का मतलब गोमट। बी का मतलब बीकानेरी। आली से मतलब अलवरी। के का मतलब कच्छी।
मे का मतलब मेवाड़ी और नाचे का मतलब नाचना। ये क्या है? ऊंट की प्रमुख नस्लें। यानी ऊंट की नस्लों की ट्रिक क्या है? जैसे गोभी के फूल आली क्यारी में नाचे। देखिए ट्रिक क्या है? जैसे गोभी के फूल आली क्यारी में नाचे। जैसे का मतलब जैसलमेरी, गोभी का मतलब गोभी में क्या है? दो नस्लें ट्रिक छुपी हुई हैं, गोमट और बीकानेरी। आगे आते हैं फूल से कोई नस्ल नहीं है, आली से अलवरी, क्यारी से कच्ची, मे से मेवाड़ी और नाचे से नाचना। ये क्या है? ऊंट की प्रमुख नस्लें। अब इन नस्लों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले इनका उपनाम देखिए, ऊंट का उपनाम। उपनाम क्या है? ऊंट को किस नाम से जानते हैं? तो ऊंट को किस नाम से जानते हैं? रेगिस्तान के जहाज। रेगिस्तान के जहाज के नाम से किसको जानते हैं? ऊंट को। जैसे से जैसलमेरी। इसमें पहले देखिए उत्पत्ति। जैसलमेर की उत्पत्ति कहां से हुई है? जैसलमेर से। यानी उत्पत्ति पूछे जैसलमेरी ऊंट की, तो उत्पत्ति कहां से हुई है? जैसलमेर से। आगे देखिए इनकी विशेषताएं। यानी इसकी विशेषताएं देखिए, इनके कार्य देखिए, यानी किन कार्यों में काम में लिए जाते हैं। ये तो सेना व पुलिस के कार्यों के लिए, यानी सेना व पुलिस के कार्य के काम में लिया जाता है। दूसरा देखिए इसका कार्य, यानी इनको आसानी से ट्रेनिंग दी जा सकती है। आसानी से ट्रेनिंग दी जा सकती है। यानी ट्रेनिंग के काम में भी यानी कौन सी होती है? यानी ट्रेनिंग देने में भी किसको आसानी होती है? यानी जैसलमेरी ऊंटों को आसानी से ट्रेनिंग दी जा सकती है। अगला देखिए, यानी जो सर्कस होते हैं, सर्कस या कलाबाजी, कलाबाजी दिखाने के काम में भी इनको लिया जाता है। यानी सर्कस में कलाबाजी दिखाने के काम में कौन से ऊंट आते हैं? जैसलमेरी ऊंट आते हैं। देखिए इसकी और क्या विशेषताएं हैं और क्या कार्य है। यानी इस ऊंट के जो आगे वाले पैर होते हैं, आगे वाले पैर, आगे वाले पैर क्या होते हैं? लंबे होते हैं, लंबे होते हैं। तथा जो फुटपेड होते हैं, फुटपेड, वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आगे वाले पैर तो लंबे होते हैं, लेकिन जो फुटपेड होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये क्या है? जैसलमेर की विशेषताएं हैं। यानी और क्या है? यानी और इसकी ऊंचाई देखें तो सबसे ऊंचा होता है। ऊंचाई देखें तो 10 से 12 फीट के आसपास होती है। यानी इसकी जो ऊंचाई होती है, यानी जो फुटपैड होता है, इसका जो हम्प होता है, हम्प तक की ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट के आसपास होती है। अगली आती है जैसे गोभी के फूल आली क्यारी में नाचे। जैसे से जैसलमेरी आ गया। दूसरा आता है गोमट। उत्पत्ति देखें तो गोमट की उत्पत्ति देखें, उत्पत्ति कहां पर है? जोधपुर में। इसका कार्य यानी इसकी विशेषता क्या है? सुदूर परिवहन के काम में, सुदूर परिवहन के काम में आता है। सुदूर परिवहन के काम में कौन सा आता है? गोमट। यानी सवारी के लिए,
सर्वश्रेष्ठ, सवारी के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊंट की नस्ल कौन सी है? गोमट। इसके आगे आती है गोपी से गोमट आ गया, तीसरी आती है बी से बीकानेरी, नंबर पे बीकानेरी। बीकानेरी, देखो बीकानेरी में क्या क्या बात है, उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति कहां पर है? बीकानेर। बीकानेरी नस्ल की उत्पत्ति कहां पर है? बीकानेर। ये देखिए संकरण से प्राप्त नस्ल है, संकरण से प्राप्त नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। किन किन के संकरण से प्राप्त हुई है? यानी किसके संकरण से? सिंधी और बलूची के संकरण से प्राप्त हुई है। संकरण किनका हुआ है? संकरण सिंधी और बलूची का संकरण हुआ है, जिससे कौन सी नस्ल प्राप्त हुई है? बीकानेरी नस्ल प्राप्त हुई है। इस बीकानेरी नस्ल की खास बात क्या है? यानी इसके जो नाक होते हैं, मुंह है और आंख, इन पर क्या होते हैं? लंबे व घने बाल होते हैं, लंबे व घने बाल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जीब्रा। जिन्हें क्या बोलते हैं? जीब्रा। तो जीब्रा किसकी विशेषता है? जीब्रा किसकी विशेषता है? किस ऊंट की नस्ल की? बीकानेरी ऊंट की नस्ल की विशेषता है। आगे देखिए, यानी इसकी जो बीकानेरी नस्ल का जो ऊंट होता है, ऊंट की जो आंख होती है, ऊंट की आंख के आगे की तरफ क्या होता है? एक गड्ढा पाया जाता है। उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? यानी गड्ढे पाए जाते हैं कहां पर? आंख के आगे की, जिसे क्या बोलते हैं? स्टोप। यानी स्टोप किसकी विशेषता है? यानी किस ऊंट की नस्ल में पाया जाता है स्टोप? यानी आंख के आगे की और गड्ढा पाया जाता है, किसमें? बीकानेरी नस्ल के ऊंट में। ये क्या थी? बीकानेरी नस्ल की विशेषताएं। उत्पत्ति कहां पर थी? बीकानेर से। संकरण से किसके प्राप्त हुई है? बलूची और सिंधी के संकरण से प्राप्त हुई है। नाक, मुंह है, आंख पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं, जिन्हें जीब्राज कहते हैं। और गड्ढा, यानी जो आंख होती है, आंख के आगे की तरफ क्या पाया जाता है? गड्ढा पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? स्टेशन। द्विप्रयोजनी नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी का मतलब क्या होता है? यानी ये एक तो दूध के लिए प्लस कृषि कार्यों के लिए पाली जाती है। यानी द्विप्रयोजनी नस्ल है जो दूध के लिए और कृषि कार्यों के लिए पाली जाती है। आगे इसमें देखिए, इस नस्ल की मुख्य विशेषता है बार खींचने में, बार को खींचने में काम में आती है, या फिर कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए कौन सी नस्ल काम में आती है? बीकानेरी नस्ल। अगली नस्ल कौन सी आती है? जैसे गोपी के फूल, यानी गोमट हो गया, जैसलमेरी हो गया, बीकानेरी हो गया। गोपी के फूल आली क्यारी में नाचे। आली से अलवरी, चौथी नस्ल आती है अलवरी। इसकी कोई मुख्य विशेषता है नहीं। इसका उत्पत्ति स्थल देखें, उत्पत्ति स्थल क्या है? अलवर। यानी जैसे गोपी के फूल आली क्यारी में नाचे। अगली आती है कच्छी। अगली कौन सी आती है? कच्छी, जो कहां पर पाई जाती है? दलदली इलाकों में, दलदली इलाकों में पाई जाती है।
कच्ची किसमें पाई जाती है? दलदली इलाकों में पाई जाती है। यानी 5 नस्लें हो गई ऊंट की। अगली आती है आली कैरी में नाचे। मे का मतलब मेवाड़ी। अगली कौन सी आती है? मेवाड़ी। मेवाड़ी की उत्पत्ति स्थल देखें तो उत्पत्ति स्थल कौन सी है? यानी पहाड़ी इलाके, पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। यानी मुख्यतः उदयपुर, यानी पहाड़ी इलाकों में कौन सी पाई जाती है? मेवाड़ी। मेवाड़ी उत्पत्ति कहां पर? पहाड़ी इलाकों में। सबसे छोटी नस्ल, और देखिए इसकी विशेषताएं। सबसे छोटी नस्ल है और ये कैसी है? द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी नस्ल यानी बीकानेरी भी कैसी थी? द्विप्रयोजनी नस्ल थी। इसमें कौन कौन से, यानी कृषि कार्यों के काम में भी आती है और दुग्ध में भी। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन, यानी सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किसका है? मेवाड़ी का। कितना? 4 से 6 लीटर प्रतिदिन। कितना होता है मेवाड़ी का दूध? 4 से 6 लीटर प्रतिदिन। सबसे छोटी नस्ल है, उत्पत्ति कहां पर? यानी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में सबसे छोटी नस्ल है, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन है, द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कृषि कार्यों के काम में भी आती है और दुग्ध उत्पादन में भी है। इसमें एक देखिए कच्ची में, यानी इसके जो फूट पैड होते हैं, फुट पैड, वो क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। ये क्या थी कच्ची की खास बात। ये कौन सी हो गई? मेवाड़ी की। अब आगे आती है नाचना। नाचना सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? नाचना। और सबसे तेज दौड़ने के लिए, सबसे तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। यानी सबसे तेज दौड़ने के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? यानी कुछ टॉपिक रह गए महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर। देखिए ऊंट में, देखिए ऊंटनी के दूध में, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी व आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। यानी ऊंटनी के दूध में क्या पाया जाता है? विटामिन सी और आयरन क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है? ऊंटनी का दूध जल्दी से फट जाता है। क्यों फटता है? विटामिन सी के कारण। और किसके लिए दिया जाता है? किस रोगियों को दिया जाता है? मधुमेह के रोगियों को क्या किया जाता है? पिलाने के लिए कहा जाता है। मधुमेह रोगियों को इलाज के लिए बताया जाता है उनको किसका दूध? ऊंटनी का दूध।
आगे देखिए, राष्ट्रीय ऊंट वंशीय अधिनियम कब पारित किया गया? 2014 में। 2014 में, यानी 2014 में क्या पारित किया? राष्ट्रीय ऊंट वंशीय अधिनियम पारित किया गया। ये था अपन के ऊंट के बारे में। ये अपन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या आती है, वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे ताकि आपकी जो भी समस्या, उस समस्या का समाधान या निदान कर सकें। थैंक यू।